न्यूटन बाबा का यूनिवर्सल लॉ, इनका न्यूटन बाबा का। तो टॉपिक जो आपका है वो क्या है, टॉपिक जो आपका है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, कॉन्सेप्ट बिल्डअप के व्यू से। देखो क्या है ना, किसका बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो न्यूटन, अभी हम लोग क्या पढ़े कि ग्रेविटेशन जो होता है, अभी हम लोग क्या पढ़े कि ग्रेविटेशन में क्या घटना होता है, कि ग्रेविटेशन में घटना ये होता है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक दो ऑब्जेक्ट को अपने ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो ये जो नियम दिए थे, यूनिवर्सल लॉ जो दिए थे, गुरुत्वाकर्षण का और सार्वत्रिक नियम, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो दिए थे, किनके द्वारा दिया गया था, बाबा साहब के द्वारा, न्यूटन बाबा साहब के द्वारा। और उन्होंने क्या बोले थे कि ब्रह्मांड के प्रत्येक दो ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बोला कि वो दोनों ऑब्जेक्ट का जो भी मास होगा, मान लो दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे, वो दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वह क्या होगा, एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके साथ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। अब फिर बोलता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। तो किसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के साथ। देखो सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर उसका स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो सबसे पहले फिर हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। सबसे पहले कितने ऑब्जेक्ट को लेंगे, दो ऑब्जेक्ट को लेंगे, क्योंकि बोला है कि वो जो फोर्स काम करेगा, कौन, ग्रेविटेशन फोर्स जो काम करेगा, ग्रेविटेशन जो काम करेगा, किसके बीच काम करेगा, दो बॉडीज के बीच काम करेगा। तो दो बॉडी लिए, इसका कंसीडर कर लो, ये बॉडी क्या हो गया आपका ये, और ये बॉडी आपका हो गया बी। बॉडी ए का जो मास है वो आपका क्या है, m1। बॉडी ए का जो मास है वो क्या है, m1। बॉडी बी का जो मास है वो क्या है आपका m। कोई दिक्कत? अब बोले कि ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, हम लोग अपने मन से कंसीडर कर ले, क्या है, आप यहां से आप डिस्टेंस ग्रुप माने स्मॉल r, ठीक है। अब क्या करना है, ये बोलता है दोनों के बीच कौन काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों बॉडी के बीच कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा ना, उसको हम लोग इसको इंडिकेट किससे किए, रिप्रेजेंट किससे किए, m से। अब सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखे, बाबा साहब जो इनके बारे में बोला होगा, जिससे लॉ जो भी होता है, नियम जो भी होता है, वो जिनके द्वारा दिया जाता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी का पालन करते हैं और ये करते हैं, उसमें कोई लोग चेंजेस नहीं करते। तो उनके द्वारा देखो क्या दिया गया, हम लिखते हैं पहले उसको, हम लोग उसको समझेंगे। क्या था, इट स्टेट दैट every two bodies is attract it state that the force of attraction every two bodies in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional
डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये उनका स्टेटमेंट था। ध्यान रखें, ये जो था उनका स्टेटमेंट था किसका? यूनिवर्सल लॉ का। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन बाबा के द्वारा। उसमें देखो क्या बोलते हैं, ये तो स्टेटमेंट में पीछे पढ़े थे किसके? ग्रेविटेशन की। कुछ चीज को रिपीट किया। इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एवरी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। उनमें कहा गया कि ब्रह्मांड के प्रत्येक दो ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? किसी फोर्स के द्वारा एक दूसरे के बीच अट्रैक्ट होते हैं। फिर बोलते हैं कि वह जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिस फोर्स को क्या किया जाएगा? अट्रैक्ट किया जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या हो गया? समानुपाती होता है। तो किसका समानुपाती होगा? कि टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो जो दो बॉडी हम लोग लिए हैं जिसका मासेस क्या है? m1 एंड m2, ये दोनों बॉडी का जो प्रोडक्ट होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके साथ? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। फिर बोलता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब बीच अनुपाती, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा किसके साथ? तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो दो बॉडी था, बॉडी ये और बॉडी बी, ये दोनों बॉडी का बीच का जो डिस्टेंस था क्या दिए? स्मॉल r, इसके स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों बॉडी का यदि मास हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ये दोनों बॉडी का मास को यदि हम इंक्रीज करते हैं, क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उस कंडीशन में आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। याद रखिएगा क्वेश्चन को। क्या बोले? इसका कहने का अर्थ इस नियम के द्वारा और यूनिवर्सल लॉ के द्वारा ये पता चलता है कि यदि जो दो बॉडी यूनिवर्स का किसी भी दो बॉडी के बीच यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में यदि हम उस दोनों बॉडी के मास को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी क्या हो जाएगा? आपका इंक्रीज कर जाएगा। और वो दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस को जब इंक्रीज करते हैं, वो दोनों बॉडी बीच के डिस्टेंस को जब इंक्रीज करते हैं, इसको फार कर दे, दूर कर दे, तो उस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर? ये इनका स्टेटमेंट था। वो स्टेटमेंट में लिखा गया है कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ जो ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट था उसमें क्या लिखा है कि जो ये ध्यान दीजिए, ये चीज हम लोग यहां से यहां तक पीछे भी पढ़े थे। वो लिखे इट स्टेट दैट कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जिस फोर्स से क्या किया जाएगा? प्रत्येक दो बॉडी को आकर्षित किया जाएगा, वो बोलता है वह फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती। समानुपाती मतलब समझता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा को बढ़ेगा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा को बढ़ेगा। समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ ये होता है कि बाबू हम बढ़ेंगे तो हमारे सामने वाला वो भी क्या जाएगा? बढ़ेगा। तो बोलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? तो टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो दो बॉडी, जिस दो बॉडी के बीच आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, वो दोनों बॉडी का जो मास होगा उसको गुना करने के, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब उसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब किसका संबंध बनाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध बनाएगा। मतलब ये दोनों को गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा इसके साथ वो क्या होगा? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर बोलता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ हो जाएगा? तो बोलता है ये दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है, ये दोनों बॉडी का बीच का डिस्टेंस हम क्या माने हुए यहाँ पे? स्मॉल r। ये दोनों बॉडी का बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल r, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब अगर डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक घट जाएगा। और अगर डिस्टेंस को घटाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है? अब देखो स्टेटमेंट मैथमेटिकल प्रोसेस देख लेते हैं इसका। और अकॉर्डिंग टू, इसके अनुसार हम लोग को देखना है स्टेटमेंट के अनुसार। अकॉर्डिंग टू ये हम लोग डाइट कर रहे हैं, लेकिन प्ले कर रहे हैं कि m1 मास से m2 मास से डाइट कर रहे हैं, तो समझिएगा हम। तो स्टेटमेंट के अनुसार काम करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या बोलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए? F से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट किए? F से। अब ये F जो बोलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिंबल किसका हो गया?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती जिसको बोलते हैं, किसके साथ है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब ये दोनों को गुना करने के बाद जो आएगा उसके साथ, तो क्या हो जाएगा आपका m1 into m2, क्या हो जाएगा आपका m1 into m2, इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन कितना 1। फिर ना तो दूसरा कंडीशन में उसी में क्या बोलता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, तो ये बोलता है ये दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के साथ, तो ये इनवर्सली मतलब आपको बटा में लेना पड़ेगा, तो 1 बाय डिस्टेंस क्या माने हुए r, किस रूप में रहेगा स्क्वायर के रूप में, तो r का क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो f क्या आ जाएगा, f को इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको लोग कंसीडर कितना कर लिए इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ हम लोग क्या करेंगे कंबाइंड करेंगे, तो अब कहां से लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 लेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में सिंबल भी कहीं ना कहीं सेम है, तो इसको डायरेक्ट काम करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई मीन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, किसके साथ काम कर रहा है, तो m1 into m2 into 1 upon r का स्क्वायर एक साथ आप, तो इसलिए क्या आ जाएगा F सिंबल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का m1 into m2 अपॉन क्या आ जाएगा r का स्क्वायर, एक रिलेशन दिया है, लेकिन ये रिलेशन को लॉन्ग टर्म तक लेके नहीं चल सकते, क्योंकि ये सिंबल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा, जिसको हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट वैल्यू लेना पड़ता है, तो टॉपिक के वो डिपेंड किस पे करता है टॉपिक पे, तो यहाँ जो टॉपिक हम लोग के साथ क्या टॉपिक यूनिवर्सल लॉ किसका न्यूटन का, तो कहीं यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशनल का देखते तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे हम लोग काम करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे कांस्टेंट का, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेंगे वो आपका क्या लेंगे कैपिटल G, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, इसलिए therefore F इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू लोग क्या लेंगे कैपिटल G, किसके साथ काम करेगा m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया आपका किसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फार्मूला किसके लिए हो गया आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, किस कंडीशन में और ग्रेविटेशनल के कंडीशन में, क्या हो गया F इक्वल टू G आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर, यहां पे लिख देना where G is a constant is known as किस नाम से जानेंगे इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, किस नाम से जानेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हम तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका हम हल्का सा असाइनमेंट दुनियादारी सब निकाल लेते हैं, अभी रुकेगा कार्य को समझो पहले, चलो हम लोग तो काम यहाँ किस पे कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पे काम कर रहे हैं, ये तो फार्मूला जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है, लेकिन हम लोग आ रहे हैं किसका G का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो G का लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो G का वैल्यू नहीं प्राप्त होगा हम लोग को, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो इसलिए कैपिटल G इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके साथ आएगा, तो ये आपका जो हो जाएगा F into r स्क्वायर अपॉन, ये तो इसके साथ रहेगा तो हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा m1 into m2, तो ये फार्मूला हो गया आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, तो ग्रेविटेशन का। अब यहां से इसका हम असाइनमेंट सीजीएस यूनिट डायमेंशन फार्मूला तीनों को क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, तीनों को निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको रखना है कि ग्रेविटेशन को जो लोग डिनोट कर रहे हैं वो किससे डिनोट कर रहे हैं कैपिटल G से, किससे डिनोट करेंगे कैपिटल G से, तो क्या निकालेंगे SI यूनिट ऑफ कैपिटल G, तो आखिर इससे निकालेंगे सर उसका फार्मूले से ना, तो फार्मूला आपका क्या है F into r स्क्वायर अपॉन m1 into m2, ठीक है, तो F बोले तो क्या F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रेडिकुलर फोर्स से दुनियादारी कोई भी फोर्स है तो हम लोग किस पे फोकस करेंगे फोर्स पे फोकस करेंगे, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बाबू न्यूटन में होते हैं ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, इसको रिप्रेजेंट किससे किए n से, इनटू r जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को कर रहा है ना, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, और r का स्क्वायर तो मीटर का भी स्क्वायर, ये जो m1 और m2 है वो बॉडी A का मास m1 रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी B का मास कौन रिप्रेजेंट कर रहा है m2, मतलब m1 भी मास और m2 भी मास, तो मास का यूनिट क्या होता है
केजी होता है ना, तो केजी इंटू केजी करेंगे तो क्या आ जाएगा, केजी का स्क्वायर होगा। तो आपका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा ग्रेविटेशन का, वो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर क्या निकाल लेते हैं हम लोग, सीजीएस। तो सीजीएस यूनिट क्या निकलेगा आपका, सीजीएस यूनिट ऑफ जी। तो सीजीएस यूनिट जो आपका हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है, बोलिए, न्यूटन का क्या होता है सीजीएस यूनिट, डाइन। क्या हो जाएगा, डाइन इनटू मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। केजी का क्या होता है, ग्राम, ग्राम का स्क्वायर। केवल जी लिखते कोई दिक्कत, ग्राम का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया क्या, सीजीएस यूनिट। फिर यहां से हम लोग इसका क्या निकालेंगे, डायमेंशन फार्मूला, मतलब डीएफ ऑफ जी, ठीक है, डीएफ ऑफ जी। डीएफ मतलब क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला। हम लोग एसआई यूनिट से डायमेंशन फार्मूला को क्रिएट करते हैं। कहां से करेंगे, एसआई यूनिट से। तो एसआई यूनिट से डायमेंशन फार्मूला क्रिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूटन का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन का एसआई यूनिट खुद था इसका, फोर्स का, बट न्यूटन का डायमेंशन लिखेंगे क्या होगा, तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, कितनी बार है किससे बोल देगा जाके, ml के पावर माइनस, तो सब खान होके बैठेगा ना, क्या होता है होगा, m l t के पावर -2। कोई दिक्कत। उसके बाद आपका मीटर, मीटर का क्या होता है, ओनली फॉर l और इसका फिर स्क्वायर हो जाएगा, बटा नीचे क्या आपका केजी, केजी है ना, तो केजी के बदले हम लोग क्या लेंगे, मास देते हैं ओनली फॉर कैपिटल, तो m का कैलकुलेशन को एक साथ इसको ऊपर ले जाते हैं, एक साथ ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, इसका पावर कितना जाएगा, -2। तो -2 ऊपर में पहले से कितना मेरा +1, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बचेगा आपका, m के पावर -1, क्या बचेगा, m के पावर -1, l के पावर +1 है और l के पावर +2, तो कितना जाएगा, l के पावर +3 और t के पावर आपका 0 पहले से है, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो t के पावर -2। ये आपका हो गया डायमेंशन।